बांग्लादेश में कई हफ्तों से चल रहे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के चलते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। Weeks of deadly protests ousting the country's prime minister from a decade and a half of rule. This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু। ओवरऑल 5 बार की पीएम रही शेख हसीना को बांग्लादेश की पीएम की कुर्सी छोड़कर इंडिया आना पड़ा। प्रोटेस्टर पीएम रेसिडेंसी के अंदर घुस चुके हैं और तबाही मचा रहे हैं। जो रेसिडेंसी 2 दिन पहले शेख हसीना का घर हुआ करती थी, आज वो एक खुला पार्क नजर आ रही है। सूत्रों के हिसाब से इन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में अब तक 440 लोगों की मौत हो चुकी है और यह नंबर अभी कंफर्म नहीं है। असली नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है। कहीं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और वाहनों को भी जला दिया गया और इन सब चीजों को जब रोकने के लिए कर्फ्यू आर्म फोर्स और मीडिया का यूज किया गया तो लोगों ने नेशनल न्यूज चैनल की बिल्डिंग को ही गिरा डाला। अब इन दंगों के बीच बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स भी कहीं तक नजर नहीं आ रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है। दूर से देखने में लगता है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जो कि वायलेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। यह सब कुछ एक एक स्टेप बिल्कुल कैलकुलेटेड था। लेकिन इसके पीछे कौन सी सुप्रीम पावर है और क्या इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की रियलिटी है और भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बांग्लादेश में अब किस टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्पेशली भारत के लिए ये इंसिडेंस काफी चैलेंज पैदा करने वाला होगा, क्योंकि शेख हसीना भारत को फेवर करने वाली लीडर थी। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और होगी और अब हो सकता है कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान और म्यांमार की तरह मिलिट्री डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है 7 जनवरी 2024 को, जिस दिन बांग्लादेश के चुनाव के नतीजे सामने आए थे और शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। लेकिन चुनाव के बाद कुछ इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए जिन्होंने शेख हसीना की इमेज को डैमेज करने का और लोगों को शेख हसीना के खिलाफ खड़ा करने का काम किया। सबसे पहले उन पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी ओपोजिशन पार्टी को साइड में रखकर चुनाव जीता है। इन्होंने ओपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ साथ 25,000 सदस्यों को जेल में डाल दिया था ताकि यह चुनाव एक तरफा रह सके। फिर यहाँ अमेरिका की एंट्री होती है एक स्टेटमेंट के बाद, जिन्होंने यह क्लेम किया कि शेख हसीना की अवामी पार्टी ने इस चुनाव को असंवैधानिक तरीके से जीता है। अमेरिका के इस स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश के सारे एक्टिविस्ट और अपोजिशन पार्टी शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। यह एक छोटी शुरुआत थी शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाने की, और यह इसलिए हो रहा था क्योंकि शेख हसीना इस बार लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी, जिससे बहुत सी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स परेशान थी, जिससे प्रो पाकिस्तानी बांग्लादेशी ओपोजिशन पार्टी, जमीयत इस्लाम और अमेरिका भी इंक्लूड थे। इस साल जनवरी में सरकार फॉर्म होते ही ये प्रोटेस्टर शुरू हो गए थे। तो सरकार का टर्म शुरू से ही काफी चैलेंजिंग था और ये सब हो रहा था क्योंकि बांग्लादेश में स्टूडेंट और एक्टिविस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट में 30% पर रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है जिनकी फैमिली 1960 और 1970 में बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए लड़ी थी, जिसमें 10% वुमेन कैंडिडेट्स को, 10% बैकवर्ड एरियाज के स्टूडेंट, 5% माइनॉरिटी और 1% पर डिसेबल, यानी पूरी 56% सीट्स रिजर्व है। अब 2018 में शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश से रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले ही महीने हाईकोर्ट ने इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि रिजर्वेशन सिस्टम को एंड किया जाए और सिर्फ डिसेबल और माइनॉरिटी के लिए 10% पर रिजर्वेशन रखा जाए। अब कोविड महामारी से पहले बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा था, जिसने पर कैपिटा इनकम में भारत को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन बांग्लादेश की ग्रोथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यहाँ एजुकेटेड लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था। जो भी ग्रोथ हो रही थी या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे थे वो उन सेक्टर्स में हो रहा था जहाँ लेबर ग्रेड काम था। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्वेट शॉप इसका अच्छा एग्जांपल है। तो अब एजुकेटेड लोगों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसलिए शेख हसीना की सरकार ने 2018 में रिजर्वेशन पॉलिसी को हटा दिया था। पिछले महीने हाईकोर्ट ने इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर दिया था, जिसके बाद वायलेंस प्रोटेस्ट शुरू हो गया। हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में ये प्रोटेस्टर इतना एग्रेसिव नहीं था और हाईकोर्ट के इस डिसीजन को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज भी कर दिया था, जिसके बाद डिसीजन स्टूडेंट्स के फेवर में दे दिया गया। अब टेक्निकली यह प्रोटेस्टर खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की डिमांड मीट हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद प्रोटेस्टर अपनी नई डिमांड के साथ आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पीएम शेख हसीना से एक मीटिंग करनी है, लेकिन पीएम ने मीटिंग की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, यह बोलकर कि यह डिसीजन अब कोर्ट के हाथ में, पीएम का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर यहीं से सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई और लोगों ने सरकार के व्हीकल्स और बिल्डिंग्स को जलाना स्टार्ट कर दिया। बांग्लादेश में मौजूद कई एक्टिविस्ट
और ओपोजिशन पार्टी शेख हसीना को पावर से हटाना चाहती थी और ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर उनके लिए बहुत अच्छा टूल बन चुका था। तो अब देश में प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तक की बात की जाने लगी। अब प्रोटेस्टर पीक पे था और इसका असली एजेंडा भी सामने आने लगा था। लोगों ने बांग्लादेश लिबरेशन के लीडर और बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के स्टेचू तोड़ दिए। फिर इस प्रोटेस्टर का अगला पड़ाव और भी ज्यादा एक्टिव होने लगा और देश में एंटी इंडिया एक्टिविटीज बढ़ने लगी। रिसेंटली वहां हिंदू माइनॉरिटी के लोगों के टारगेट किलिंग होने की न्यूज सामने आई है। उनके घरों को जला रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को किडनैप कर रहे हैं और हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जहां हिंदुओं की आबादी बहुत कम है, वहां उन पर हमले होना कोई नई चीज नहीं है और उन पर हमले सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन के बिलीफ्स के अगेंस्ट हैं। लेकिन रेयरली कोई कभी उनके बारे में आपको बात करता हुआ नहीं दिखेगा। रिसेंटली बांग्लादेश में 50 से ज्यादा इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए हैं जहां हिंदुओं के घरों को लूट लिया गया, उन्हें मार दिया गया और कुछ इंसिडेंट्स तो इवन रेप के भी सामने आए हैं। एक ट्विटर यूजर राहुल वर्मा ने ट्वीट करके लिखा है कि उनके दोस्त के घर को जला दिया गया, उसकी मासी के साथ रेप करने की कोशिश की गई। TV9 के एग्जीक्यूशन एडिटर आदित्य राज ने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि जब उन्होंने इस्कॉन टेम्पल के सीनियर ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि 5 मंदिरों पर हमले हुए हैं और हिंदू वहां छिपे हुए हैं और हिंदू वहां क्लिनिक चला रहे हैं, उन्हें बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया गया। बांग्लादेश में मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह 1960 में पाकिस्तान आर्मी हिंदुओं को पीक करके मार रही थी और इसी तरीके की सेम सिचुएशन आज बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। हिंदू राइटर, डॉक्टर्स और टीचर्स को मारा जा रहा है। हिंदुओं पर पाकिस्तान में भी सेम हमले होते आए हैं और यही कारण है कि वहां हिंदुओं की जनसंख्या घटकर सुपर माइनॉरिटी की कैटेगरी में आ गई है। द डॉन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा माइनॉरिटी रिलीजन्स की लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्जन और फोर्सफुली मैरिज का सामना करना पड़ता है। 12 से 25 साल की एज की लड़कियों को फोर्सफुली अबडक्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उनकी शादी अबडक्ट या फिर किसी थर्ड पर्सन से करा दी जाती है। इन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू बेच दिया जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है और इन लड़कियों की फैमिलीज को ना तो पाकिस्तान की अथॉरिटी, NGO, एक्टिविस्ट और सरकार सुनती है। अरब मीडिया फॉर्म अल जजीरा का यह भी कहना है कि हर महीने 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को उठाकर फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह रिपोर्ट्स तो फिर भी 2014 की है, जब सोशल मीडिया और इंटरनेट इतने ज्यादा मेनस्ट्रीम नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान से ये न्यूज देखने को मिलती है। जुलाई 2023 में हिंदू लड़कियों को किडनैप करके फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में लड़कियों को किडनैप करके उसी के किडनैपर के साथ उसकी शादी करवा दी गई थी। जून 2023 में सुहानी शर्मा, एक हिंदू लड़की जिसको पाकिस्तान में अबडक्ट करके फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया था। जनवरी 2023 में हिंदू लड़की को अबडक्ट करके फोर्सफुली उसे कन्वर्ट कर दिया गया था और फिर उसका रेप कर दिया गया। केसेस की लिस्ट इतनी बड़ी है ना कि इन्हें एक वीडियो में कवर अप भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कभी भी किसी फॉरेन मीडिया को इन केसेस को कवर अप करते हुए नहीं देखेंगे। सबको ह्यूमन राइट्स का पार्ट पढ़ाने वाला USA इन केसेस के बाद पता नहीं कहां गायब हो जाता है। हमें एज ए इंडियन ये समझना होगा कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बट अनफॉर्चुनेटली वह खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते। 2023 में अपने UK विजिट के दौरान PM शेख हसीना ने BBC को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में शेख हसीना ने यह कहा था कि शायद अब यूनाइटेड स्टेट मुझे पावर में नहीं देखना चाहता, शायद वह मुझे काम करने नहीं देना चाहता, क्योंकि पिछले 14 सालों में स्टेबल डेमोक्रेसी के चलते बांग्लादेश ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट किया है। शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में एक हिडन मैसेज दिया था। उस इंटरव्यू के ठीक 1 साल बाद शेख हसीना ने 14th अलायंस पार्टी की मीटिंग में ओपनली कहा कि उन्हें एक गोरे आदमी ने कहा कि शेख हसीना को स्मूथली दोबारा बांग्लादेश की सुप्रीम पॉलिटिकल चेयर मिल जाएगी अगर वो उन्हें बांग्लादेश की धरती पर एक मिलिट्री बेस बनाने दे तो। शेख हसीना ने यह भी बताया था कि एक फॉरेन नेशन बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग करके एक अलग ही क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। 2003 में बांग्लादेश के अंदर US की जो एम्बेसडर थी, उन्होंने मीडिया के उन सारे स्पेक्यूलेशंस को ऑफिशियली डिनाई किया है जो कह रही थी कि अमेरिका बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस चाहता है। और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था कि US बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड या किसी भी दूसरे पार्ट में मिलिट्री बेस बनाने का प्लान नहीं कर रहा है। अब उन्होंने जिस सेंट मार्टिन आइलैंड को मेंशन किया था वो वे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड आइलैंड है और यहाँ पर मिलिट्री बेस होने का मतलब है पैसिफिक में डोमिनेंस की तरफ एक बड़ा कदम। अमेरिका इस बेस को चाइना और इंडियन मिलिट्री नेवल एक्टिविटीज पर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मतलब यहाँ मिलिट्री बेस होना किसी भी देश के लिए स्ट्रेटेजिकल एज है। अमेरिका सन 2000 से ही इस इलाके पर अपनी नजर गड़ाए हुए बैठा हुआ था क्योंकि यह लोकेशन US मिलिट्री को चाइना को काउंटर करने के लिए बेनिफिशियल होगी। तो सेंट मार्टिन आइलैंड US को क्यों चाहिए, आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं। तो वो ये होगा कि US मिलिट्री की
प्रेजेंस चाइना के लिए एक धमकी साबित होगी और यूएस के लिए एक लाभकारी रणनीति। बांग्लादेश के एयरफोर्स के रिटायर ऑफिसर शार्दुल अहमद खान ने द संडे गार्जियन को बताया है कि यूएस ने बांग्लादेश को कवर्ड अलायंस ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था और सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज करने का प्रपोजल भी शेख हसीना की सरकार के सामने रखा था। उन्होंने बताया है कि जो बाइडेन काफी समय से बांग्लादेश में एक रिजिम चेंज ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है। पिछले इलेक्शन में भी यूएस ने बहुत कोशिश की थी कि शेख हसीना की सरकार को गिराया जाए, लेकिन अमेरिका उसमें फेल हो गया। 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले खुद को बाइडेन का एडवाइजर क्लेम करने वाला यह व्यक्ति बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी ऑफिस में मिला, जिसके बाद बीएनपी के एक्टिविटीज ने राइट शुरू कर दी। बाद में यूएस एजेंसी ने ऑफिशियली इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। पिछले कुछ समय से यूएस मिलिट्री का इंटरेस्ट बांग्लादेश में काफी ग्रो हुआ है और वो इसलिए क्योंकि यूएस बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का इंटरेस्ट यूएस के फेवर में नहीं था। वो ये नहीं चाहती थी कि यूएस बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाए। सो बांग्लादेश में जो पिछले कुछ समय से स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, उसका मुख्य कारण था फुल मेजोरिटी के साथ लोकतंत्र निर्वाचन सरकार को गिराना। और सरकार गिर जाने के बाद यूएस ने ऑफिशियली कहा कि हम बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने की अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं और बांग्लादेश में हो रहे इन राजनीतिक अराजकता का असर भारत पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने 5 अगस्त को यह अनाउंसमेंट कर दिया था कि वहां एक अंतरिम सरकार बना दी जाएगी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि एक अस्थायी सरकार, जब तक वहां एक स्थायी सरकार नहीं बना दी जाती। 2009 से लेकर अभी तक शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। चाहे वो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलिट्री एक्टिविटीज को रोकना हो, उनकी सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेलवे की कनेक्टिविटी को फास्ट बनाने का भी काम किया था, यानी कि उनके ज्यादातर काम भारत के फेवर में थे। लेकिन बांग्लादेश में आज जो पिक्चर बनी हुई है, उससे भारत को आगे चल के काफी प्रॉब्लम हो सकती है। बांग्लादेश से होते हुए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो रेलवे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। अगर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर क्षेत्र में टेंशन शुरू होती है, तो इससे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्थिति भी खराब होने लगेगी और जिसका सीधा फायदा उठाएगा चाइना। सो दैट्स इट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।